सुप्रभात। एक नई सुबह के साथ एक बार पुनः मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ, काबुली वाला पाठ का दूसरा भाग लेकर के। पहले भाग में हम लोगों ने जाना कि एक काबुल का व्यापारी जो होता है, जिसे लोग काबुली वाले कहते हैं, रहमत, उसकी मिनी से दोस्ती होती है। मिनी हमेशा काबुली वाले को देख करके उसकी झोली के बारे में पूछा करती थी कि काबुली वाले, ओ काबुली वाले, तुम्हारी झोली में क्या है। इस पर रहमत जवाब देता कि हाथी। और दूसरा प्रश्न वो मिनी से पूछता कि क्या तुम ससुराल नहीं जाओगी। इस पर मिनी पूछती कि तुम ससुराल कब जाओगे। इस तरह से हंसी मजाक चलता रहता दोनों के बीच। तभी अचानक एक दिन रहमत एक आदमी का खून कर देता है, जिसने उससे कुछ रुपए रामपुरी चादर खरीदने के लिए उधार लिया था, लेकिन रुपए मांगने पर वह नहीं देता। इसी में दोनों में कुछ कहासुनी होती है और काबुली वाले जो रहमत होता है वह उस आदमी को मार देता है। दो पहरेदार, दो सिपाही रहमत को पकड़ करके ले जा रहे होते हैं। तभी मिनी वो काबुली वाले पुकारते हुए घर के बाहर निकल आती है। और चूँकि इस समय उसके पास झोली नहीं होती है, तो वह झोली के बारे में मिनी नहीं पूछती है। सीधे वह पूछती है कि तुम ससुराल जाओगे। इस प्रश्न को सुन करके रहमत यानी काबुली वाला क्या उत्तर देता है और आगे क्या होता है उसके साथ, ये सारी चीज़ें आज हम लोग दूसरे भाग में जानेंगे। तो आइए दूसरा भाग यहीं से शुरू करते हैं। रहमत ने हंसकर कहा कि वहीं जा रहा हूँ। जब मिनी ने पूछा कि तुम ससुराल जाओगे, इस पर रहमत ने हंसकर कहा कि वहीं जा रहा हूँ मैं। मिनी को उसका जवाब हंसी भरा नहीं लगा। मिनी को उसका जवाब जो रहमत का था वो हंसी भरा नहीं लगा। वह हाथ दिखाकर बोला, ससुर को मारता पर क्या करूं, हाथ बंधे हैं। रहमत ने मिनी को हंसाने का प्रयास किया और कहा कि मैं ससुर को मारता पर क्या करूं, मेरे हाथ तो बंधे हुए हैं। छुरा मारने के अपराध में रहमत को कई वर्ष की जेल हो गई। और इस तरह से उस आदमी को छुरा मारने के अपराध के कारण रहमत को कई साल की जेल हो गई। मैं उसकी बात करीब करीब भूल गया। लेखक लिखते हैं कि अब मैं लगभग उस रहमत की बात को भूल चुका था। मिनी भी उसे जल्दी भूल गई। धीरे धीरे उसके नए मित्र बनते गए। उम्र बढ़ने के साथ एक एक करके सखियां जुटने लगी। मिनी भी उसे भूल गई। अब उम्र बढ़ने के साथ साथ एक एक करके नए नए दोस्त बनने लगे, नई नई सखियां उससे मिलने लगी। मेरे साथ भी अब वह पहले जैसी बातचीत नहीं करती। चूँकि अब वो बड़ी हो गई थी, तो लेखक लिखते हैं कि वो मेरे साथ भी उस तरह की पहले जैसी बात नहीं करती थी। मैंने तो उसके साथ एक प्रकार की कुट्टी कर ली थी। कुट्टी करनी मतलब उससे न बोलना, यानी अब मैं भी उससे बहुत नहीं बोलता था, वो भी नहीं बोलती थी। दोनों अपने अपने में व्यस्त रहते थे, ये लेखक बता रहा है। बहुत सुहानी सुबह थी। तभी एक बहुत सुबह सुहानी थी। आज मेरे घर में शहनाई बज उठी थी। उसके स्वर मेरे हृदय को अंदर से रुला रहे थे। लेखक लिखते हैं कि आज मेरे हृदय को उसके जो स्वर थे, उसकी जो आवाज़ थी, वह रुला रहे थे। मेरी लाडली बेटी मुझसे विदा होने जा रही थी। आज मेरी मिनी का विवाह था। लेखक बताते हैं कि आज सुहानी सुबह में उसकी शादी की बेला थी, यानी उसका विवाह होने वाला था। सवेरे से ही विवाह की तैयारियां हो रही थी।
मैं बाहर के कमरे में बैठा हिसाब देख रहा था। तभी रहमत आकर सलाम करके खड़ा हो गया। तभी रहमत जेल से छूट करके आता है और सलाम करके खड़ा हो गया। मैं पहले उसे पहचान नहीं सका। लेखक लिखते हैं कि मैं पहले तो उसे पहचान नहीं सका। उसके पास न वह झोली थी न उसके वे लंबे बाल। उसके पास अब न तो वो झोली थी न उसके वे लंबे बाल ही थे। शरीर भी कमज़ोर हो गया था। जो पहले काफ़ी मोटा ताज़ा हुआ करता था वो काफ़ी दुबला पतला हो गया था। आखिर उसकी हंसी देखकर उसे पहचाना। लेकिन जब वह हंसा तो उसकी हंसी को देख करके मैंने उसे पहचाना। यानी लेखक ने रहमत को कैसे पहचाना? उसकी हंसी को देख करके। मैंने कहा, क्यों रे रहमत, कब छूटा? मैंने पूछा, क्यों रे रहमत, कब तुम छूटे जेल से? उसने कहा, कल शाम को जेल से छूटा हूँ। उसने कहा कि कल शाम ही मैं जेल से छूटा हूँ। बात सुनकर कानों में जैसे खटका हुआ। आज के शुभ दिन यह आदमी यहाँ से चला जाता तो अच्छा होता। लेखक कहते हैं कि उसकी बात सुनकर के मेरे मन में भी डर पैदा हुआ कि यह आज इस शुभ अवसर पर यहाँ क्यों आ गया। मन ही मन लेखक सोच रहा है कि यदि यह चला जाता यहाँ से तो अच्छा होता। मैंने उससे कहा, आज हमारे घर में एक काम है, मुझे बहुत से काम करने हैं, आज तुम जाओ। लेखक ने कहा कि मुझे अभी बहुत काम करने हैं, मेरे घर में आज एक बड़ा काम है, इसलिए तुम आज चले जाओ। बात सुनते ही वह चल दिया और दरवाजे के पास पहुंचकर बोला, क्या एक बार मुन्नी को नहीं देख सकूंगा? बात सुनते ही वह वापस हो लिया। लेकिन दरवाजे के पास जब पहुंचा तो उसने कहा कि क्या एक बार मैं मुन्नी को नहीं देख सकूंगा? शायद उसे विश्वास था कि मिनी अब भी वैसी ही होगी। शायद उस रहमत को अभी भी विश्वास था कि मिनी वैसी ही छोटी सी होगी, नन्ही सी बच्ची जो पहले की तरह ही काबुली वाले कहती हुई दौड़ी आएगी, बच्चों जैसी हंसी भरी बातें करेगी। वह पहले की तरह उसके लिए किसी से मांग चांग कर एक डिब्बा अंगूर और किशमिश बादाम लाया था। वह पहले की तरह ही किसी से मांग करके या कहीं से इकट्ठा करके एक डिब्बा अंगूर और थोड़े किशमिश बादाम भी लाया था। मैंने कहा, आज घर में काम है, वह किसी से मिल नहीं सकेगी। मैंने रहमत से कहा कि आज घर में काम है, इसलिए वह किसी से मिल नहीं सकेगी। वह दुखी मन से सलाम बाबू कहकर दरवाजे के बाहर चला गया। वह दुखी मन से सलाम बाबू कहकर के मुझे दरवाजे के बाहर चला गया। मुझे अपने मन में न जाने कैसा एक दर्द महसूस हुआ। सोचा उसे वापस बुलवा लूं, तभी देखा वह खुद लौटा आ रहा है। मुझे अपने मन में थोड़ा दर्द महसूस हो रहा था कि आज इतने दिन बाद यह मिलने के लिए आया और मैंने इसे वापस कर दिया। तो मेरे मन में भी आ रहा था कि मैं उसे वापस बुला लूं, लेकिन तभी देखा कि वह खुद ही लौटा वापस आ रहा। पास आकर बोला, ये अंगूर और थोड़े से किशमिश बादाम मुन्नी के लिए लाया था, दे दीजिएगा। वो मेरे पास आकर के बड़े ही मार्मिक स्वर में, बड़े ही धीरे से बोला कि साहब, ये थोड़े से अंगूर और थोड़े से किशमिश मैं लाया था मुन्नी के लिए, आप उसे दे दीजिए। उन्हें लेकर जब मैं दाम देने लगा तो वो मेरा हाथ पकड़कर बोला, मुझे पैसा मत दीजिए बाबू, जिस तरह तुम्हारी एक लड़की है उसी तरह देश में मेरी भी एक लड़की है। जब मैं उसे पैसा देने लगा तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला कि मुझे पैसा मत दीजिए बाबू, जिस तरह से तुम्हारी यहाँ एक लड़की है उसी तरह से मेरे देश में काबुल में मेरी भी एक लड़की है। मैं उसी का चेहरा याद करके तुम्हारी मुन्नी के लिए थोड़ी मेवा लेकर आया हूँ, सौदा करने नहीं। काबुली वाला कहता है कि मुझे
मेरी अपनी बेटी याद आ गई। मैं अपनी बेटी को याद करता हूँ, इसीलिए मैं थोड़ा मेवा लेकर के उसके लिए चला आया। यहाँ आपसे मैं सौदा करने नहीं आया। यह कहते हुए उसने अपने कुर्ते में कहीं छाती के पास से मैले कागज़ का एक टुकड़ा निकाला और बहुत सावधानी से उसकी वह तह खोलकर मेरी टेबल पर बिछा दिया। फिर उस काबुली वाले ने अपनी छाती के पास से एक कागज़ का छोटा सा टुकड़ा निकाला और बड़ी सावधानी से उसे मेरे टेबल पर बिछा दिया। मैंने देखा कागज़ पर किसी नन्हे हाथ की छाप थी। मैंने देखा कि उस कागज़ पर कोई छोटे छोटे हाथ की छाप थी। फोटो नहीं, रंगों से बना चित्र नहीं, प्यारी बिटिया के हाथ में थोड़ी सी कालिख लगाकर कागज़ के ऊपर उसकी छाप ले ली गई थी। उस कागज़ पर न तो कोई चित्र था, न फोटो थी, न रंग से कोई कलाकारी की गई थी। केवल कालिख लगा करके प्यारी बिटिया के हाथ की छाप थी उस पर। अपनी प्यारी बिटिया के हाथ की इस यादगार को सीने में लगाए रहमत कलकत्ते की सड़कों पर मेवा बेचने जाता। अपनी प्यारी बिटिया की याद को लेकर के वह सीने से लगा करके सड़कों पर मेवा बेचने जाता, मानो उस सुंदर कोमल नन्ही बच्ची की हाथ की छुअन भर उसके हृदय को अमृत की धारा बहाती रहती। यानी इस तरह से ऐसा उसे महसूस होता कि जैसे उसकी बेटी उसके हृदय के पास है। इसीलिए वह उस कागज़ को हमेशा अपने पास रखता। यह देख करके मेरी आंखें छलछला गई। यानी लेखक लिखते हैं कि मेरे आंखों में आंसू आ गए। उस समय मैंने समझा कि जो वह है वही मैं हूँ। वह भी पिता है, मैं भी पिता हूँ। उस समय मेरी समझ में आ गया कि जो वह है वही मैं भी हूँ। यानी वह भी एक बेटी का पिता है और मैं भी एक बेटी का पिता हूँ। मैंने उसी समय मिनी को भीतर से बुलवाया। शादी की लाल साड़ी पहने, माथे पर चंदन लगाए बहू वेश में मिनी लज्जा से मेरे पास आकर खड़ी हो गई। शादी का जोड़ा पहने, शादी की लाल साड़ी पहने हुए मिनी बहू के वेश में आकर के लेखक के पास खड़ी हो गई। उसको देखकर काबुली वाला सकबका गया। अपनी पुरानी बातचीत नहीं जमा पाया और उसे इस अवस्था में देख करके वह अपनी पुरानी बातचीत भी भूल गया। अंत में हंसकर बोला, मुन्नी तू ससुराल जाएगी? अंत में वो हंसकर बोला कि मुन्नी तू ससुराल जाएगी? रहमत का प्रश्न सुनकर लज्जा से लाल होकर मिनी मुंह फेर कर खड़ी हो गई। रहमत का इस तरह से प्रश्न सुन करके लज्जा से लाल होकर के मिनी मुंह को फेर करके दूसरी ओर खड़ी हो गई। मुझे काबुली वाले और मिनी की पहली भेंट याद हो आई और मैं दुखी हो उठा। मुझे उस काबुली वाले और मिनी की पहली भेंट याद आ गई कि जब ऐसे ही मैंने काबुली वाले को बुलाया था तो मिनी मुंह फेर करके मेरे पास खड़ी हो गई थी। मिनी के चले जाने पर गहरी सांस लेकर रहमत ज़मीन पर बैठ गया और जब मिनी चली गई तो गहरी सांस लेकर रहमत ज़मीन पर बैठ गया। अचानक उसकी समझ में साफ आ गया कि इस बीच उसकी बेटी भी इसी तरह बड़ी हो गई होगी। इसी तरह उसकी समझ में आ गया कि उसकी बेटी भी अब बड़ी हो गई होगी। इन 8 वर्षों में उस पर क्या बीती होगी यह भी भला कोई जानता है। उसका चेहरा दुख और चिंता से भर उठा। काबुली वाले का चेहरा जो था वो दुख और चिंता से भर उठा। मैंने एक नोट निकालकर उसे देते हुए कहा, रहमत तुम अपनी लड़की के पास अपने देश लौट जाओ। मैंने एक नोट निकाल करके उसे देते हुए कहा कि रहमत
तुम अपनी लड़की के पास अपने देश लौट जाओ। तुम्हारा मिलन सुख मेरी मिनी का कल्याण करे। लेखक कहते हैं कि तुम्हारा इस तरह से मिलना मेरी मिनी का कल्याण करे। तुम भी अपने देश अपनी बेटी के पास चले जाओ। इस तरह से ये कहानी पूरी होती है। इस कहानी में यह बताया गया है कि एक पिता किस तरह से अपनी बेटी को चाहता है और वह पिता का हृदय किसी के अंदर हो सकता है, चाहे वो काबुली वाला हो या लेखक हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पूरा पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।